हेलो। आज का हमारा टॉपिक है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। हमारा मेन जो टॉपिक था पिछले वीडियो से हमने शुरू किया हुआ था कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज की। जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है पार्टीज की उसके बारे में कि अनुबंध करने की क्षमता किन किन लोगों में है उसके बारे में हमने टॉपिक शुरू किया था। तो उसमें तीन चीज़ें मेन कंडीशंस थी कि वो पर्सन जो है वो एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर चुका हो। उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम अगर किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सेकंड जो कंडीशन थी उसमें थी पर्सन ऑफ साउंड माइंड कि जो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि अपने उसको अपने अच्छे और बुरे के बारे में पता हो, वो स्वस्थ मस्तिष्क का इंसान होना चाहिए। एंड थर्ड जो कंडीशन थी कि नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, की उसको जो है वो क्लियर कट मैनर में जो है वो किसी भी लॉ के अंडर जो है वो डिस्क्वालीफाइड ना किया गया हो। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम कि अनसाउंड माइंड के बारे में क्या क्या कहा गया आगे कि अगर हम किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके सेक्शन 12 में जो है ये बताया गया है कि ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक पर्सन को जो है साउंड माइंड का कहा जाएगा, स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पर्पज से। अगर एट द टाइम ही मेक्स इट, कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये हमने बात ध्यान में रखनी है कि ये क्या कह रहा है कि एट द टाइम ही मेक्स इट, उसके उसके आगे या पीछे से कोई मतलब नहीं है, बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है एट द टाइम ही मेक्स इट, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, कि वो जो है इतना सक्षम है कि वो समझ सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एंड फ्रेमिंग रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट्स अपॉन हिज इंटरेस्ट, की उसके हितों के ऊपर उसके जो है वो क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्या उसके लिए फायदे में रहने वाला है, क्या नुकसान में रहना है, इतना जो है वो अपना जो है वो सोच समझ रखता है और ये निर्णय ले सकता है, तब हम उसको पर्सन को साउंड माइंड का कहेंगे। तो अगर वो साउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। उसके साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब वो साउंड माइंड का है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। A person who is usually of unsound mind but occasionally of unsound mind may make a contract when he is of sound mind। तो एक पर्सन जो कि यूजुअली का मतलब कि नॉर्मली जो ज़्यादातर समय जो है वो अनसाउंड माइंड का है, यानी कि अस्वस्थ मस्तिष्क का है, उसको अपने अच्छे बुरे के बारे में पता नहीं है, बट ओकेजनली बट कभी कभी जो है उसको अपनी जो है वो सुध आ जाती है, अपने अच्छे बुरे के बारे में समझ आ जाती है, स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है वो, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिस टाइम पे वो साउंड माइंड का है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस टाइम पे उसकी जो मानसिक स्थिति है वो इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसकी स्थिति क्या थी या उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसकी स्थिति है क्या होगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एट द टाइम जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब उसने एग्रीमेंट में एंट्री की है, तब उसकी जो है वो साउंडनेस ऑफ माइंड जो है हमने चेक करनी होती है। A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind। की तो एक जो पर्सन है वो नॉर्मली जो है यूजुअली जो है वो सामान्य रूप से जो है साउंड माइंड का है, स्वस्थ मस्तिष्क का है, अपने बारे में अच्छा बुरा समझ सकता है, बट क्या है कि ओकेजनली कभी कभी जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, जिस टाइम पे उसे अपनी सुध-बुध नहीं रहती, अपने बारे में अच्छे बुरे के बारे में नहीं पता चलता है, तो मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, कि उस समय पर जो है वो अपना जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है। तो इसके बारे में हिंदी में भी बता दिया यहाँ पे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अनुबंध करने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करने के समय, ये ध्यान रखना हमने कि अनुबंध करने के समय उसको समझने की क्षमता रखता है, उससे पहले और बाद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जब उसने अनुबंध किया है उस समय उसको उसकी अनुबंध की समझ हो कि उसमें क्या क्या कहा जा रहा है, और उस अनुबंध द्वारा उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है कि भविष्य में उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो एंटर होता है तो उसका भविष्य पर जो है उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वो उस चीज़ को समझ सकता है तो हम कहेंगे कि वो स्वस्थ मस्तिष्क का है, और जिस टाइम पे वो स्वस्थ मस्तिष्क का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, चाहे वो नॉर्मली जो है वो अनसाउंड माइंड का है। तो अगर जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे साउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बट दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है वो साउंड माइंड का है बट कभी कभी जो है अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो जिस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं है, क्योंकि उस समय पर उसको अपने अच्छे और बुरे के बारे में कोई समझ नहीं है। देन इसमें जो सेक्शन 12 में हमने बताया आपको, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या हाईलाइट हुए हैं आपके यहाँ पे, उसमें क्या क्या चीज़ें बदली है कि टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड की सबसे पहली बात कि हमें जो है वो उसके माइंड के साउंडनेस का टेस्ट करना है,
और उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, वो जो है उसकी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस की, वो टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की समझ पा रहा है। दूसरी बात कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहने वाले हैं, कि इन फ्यूचर उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी साथ में समझ सकता है। यानी कि जिस समय पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझ ले, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साथ कि उसका क्या प्रभाव उसके ऊपर इन फ्यूचर पड़ने वाला है, वो भी चीजें उसको समझ में आनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस जो है सेटिस्फाइड है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसे समझ में आ रही हैं और उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके ऊपर, उसके हितों के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर या उसके पर्सनली जो है किस किस चीज के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर वो इस चीज को समझ सकता है तब जो है हम कहेंगे कि उसने साउंडनेस ऑफ माइंड का टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया। सेकंड क्या था कि पर्सनल यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड की सेकंड जो चीज थी उसमें क्या कहा था कि जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो अनसाउंड माइंड का जिस टाइम पर है, यूजुअली नॉर्मली जो है वो अनसाउंड माइंड का है, तो उस टाइम पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, उसके साथ कोई भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। और बट क्या है कि अगर वो अनसाउंड माइंड के बीच में किसी टाइम ओकेजनली जो है वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तब उस टाइम पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और पर्सन ऑफ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड की, साउंड माइंड के पर्सन के साथ आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है। बट अगर वही पर्सन साउंड माइंड का पर्सन जो है किसी टाइम पर जो है वो ओकेजनली कभी कभी जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तब जो है उसके साथ जो जिस समय पर वो अस्वस्थ मस्तिष्क का है उस टाइम पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। इसमें जैसे हमारा यूजुअली जो है वो साउंड माइंड का है, फॉर एग्जांपल की कोई पर्सन है और वो साउंड माइंड का है बट किसी टाइम पे जो है वो अत्यधिक शराब पीने से जो है वो या कोई और नशा करने से जो है अपनी सुध बुध खो देता है, अपने अच्छे बुरे की समझ को खो देता है, तो उस टाइम पे उसको हम कहेंगे कि वो अनसाउंड माइंड का है। तो जिस टाइम पे उसके ऊपर वो नशा चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा है उसके ऊपर, तो उस टाइम पे जब वो नशे की हालत में है उस समय पे अगर उसने कोई एग्रीमेंट में एंट्री की है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट अगर जिस टाइम पे उसका नशा उतरा हुआ है और उसको अपने अच्छे बुरे के बारे में समझ है, तो उस टाइम पे अगर उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो ये तीन चीजें जो है वो मेनली उसमें हाईलाइट हुई हैं कि टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड, उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, और एक जो है वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड उसके लिए क्या कहा गया है, और जो अनसाउंड माइंड का है कभी कभी ओकेजनली जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, उसके लिए क्या कहा गया। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कहने का ये है बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए। किसके लिए? बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि अगर कोर्ट में केस किया जाएगा तो किसको प्रूव करना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो जिसमें जो है वो नॉर्मली जो है वो अनसाउंड माइंड का है, तो कोर्ट को ही पता है कि नॉर्मली जो है ये अनसाउंड माइंड का है, तो जो सेकंड पार्टी है उस सेकंड पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि जिस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस टाइम पर ये पर्सन जो है साउंड माइंड का था, अपने अच्छे बुरे के बारे में समझ रखता था। दूसरी तरफ ये है कि जो पर्सन नॉर्मली साउंड माइंड का है और उसने किसी थर्ड पार्टी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लो जो है ए जो है वो साउंड माइंड का है और उसने जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो जब वो पता है कि ज्यादातर साउंड माइंड का है, तो अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि अगर ये कहता है कि जी मैं तो उस टाइम पे नशे में था या मुझे नहीं पता था या मुझे समझ में नहीं आया बात क्या थी या क्या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को मैं नहीं समझ सका या उसके कॉन्सिक्वेंसेज को नहीं समझ सका, अगर ए बाद में ऐसा कहता है तो क्या है कि ए जो है वो नॉर्मली जो है वो साउंड माइंड का है, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस टाइम पे जो है को वो सोच समझ नहीं थी, सुध-बुध नहीं थी, अपने अच्छे बुरे के बारे में नहीं पता था, तो वो प्रूफ जो है वो ए को करना पड़ेगा, बी को प्रूव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नॉर्मली जो साउंड माइंड का पर्सन है अगर उसको इस चीज का फायदा लेना है कि या एडवांटेज लेना है या इसको प्रूव करना है कोर्ट में, तो उसको प्रूव करना पड़ता है साउंड माइंड वाले को कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस टाइम पर वो अनसाउंड माइंड का था, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना चाहता है। और यहाँ पर जो है वो अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ अगर आप एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, तो जो जो पर्सन उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है उसको प्रूव करना पड़ता है कि इस अनसाउंड माइंड के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब ये पर्सन जो है वो साउंड माइंड का था, अगर हमें जो है इससे अपना प्रॉमिस पूरा करवाना है। तो इस लिए जो है इन दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस है फॉर बर्डन ऑफ प्रूफ कि किसको वो प्रूव करना पड़ता है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें इफेक्ट्स ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि अगर जो है हम किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ जो है वो एग्रीमेंट में ठहराव में आ जाते हैं, कर लेते हैं, ठहराव कर लेते हैं, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो एन एग्रीमेंट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड एग्रीमेंट, की जो है वो वॉइड एग्रीमेंट है। जैसा कि जो है हमारा
एग्रीमेंट जो है माइनर के साथ वर्ड था, सेम जो है अगर हम किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी स्टार्टिंग से ही वॉइड होगा। देन हाउएवर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर लायबल फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू देम और टू देयर फैमिलीज, की अगर जो है अनसाउंड माइंड पर्सन को जो है वो नेसेसरीज सप्लाईज की जाती हैं, यानी कि उसकी ज़रूरत के सामान जो है उसको या उसकी फैमिली को सप्लाई किए जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, लायबल है। बट जैसे कि माइनर के केस में था वैसे ही यहाँ पर भी है कि वो जो है अपनी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो एस्टेट है, दैट कैन बी यूज टू पे ऑफ सच डेट्स, कि जो उसको अगर नेसेसरीज सप्लाईज की गई हैं, किसी ने उसको जो है उसको या उसकी फैमिली को सप्लाई किया है कुछ, तो उस केस में क्या है कि वो पर्सन जो है अनसाउंड माइंड का, वो अपने आप जो है पर्सनली लायबल नहीं है, जैसे माइनर भी लायबल नहीं था पर्सनली, बट क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो एस्टेट संपत्ति है, वो उसको उसका इस्तेमाल जो है इस तरह के डेट्स को या इस तरह की नेसेसरीज की जो पेमेंट है उसके लिए जो है यूज किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है एग्रीमेंट्स विद द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड, कि कौन कौन से लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि वो पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड के हैं। तो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसमें पहला है हमारा एन एग्रीमेंट विद अ ल्यूनेटिक और इनसेन पर्सन। एन एग्रीमेंट विद अ ल्यूनेटिक और इनसेन पर्सन। ल्यूनेटिक का मतलब है पागल व्यक्ति, ल्यूनेटिक का मतलब है पागल व्यक्ति। पागल व्यक्ति को जो है अपने अच्छे बुरे के बारे में समझ नहीं है, और अपने अच्छे बुरे के बारे में समझ नहीं है, और साथ ही साथ क्या है कि ज़्यादातर समय जो है वो किसी बीमारी की वजह से, किसी भी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से अपना जो है वो विवेक, निर्णय लेने की क्षमता को जो है वो खो देता है। तो इसलिए जो है उसको एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर नहीं हो सकता। तो उसके साथ जो है जो भी हम एग्रीमेंट करेंगे वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। देन सेकंड है एग्रीमेंट विद एन इडियट, पैदाइशी मूर्ख व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव। पैदाइशी मूर्ख की जो है वो बचपन से ही जो है उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, और पैदाइशी मूर्ख में उन लोगों को लिया जाता है कि जो एक सिंपल से क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं दे सकते, कि जिनको जो है अपने नाम, एज, इस तरह के जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर नहीं पता है, उनको हम इडियट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। और उनके साथ क्योंकि उनको ये माना जाता है कि वो बचपन से ही पैदाइशी मूर्ख हैं और उनको अपने अच्छे बुरे के बारे में किसी भी समय पर समझ नहीं है। तो दैट मीन्स कि वो होल टाइम, पूरे समय के लिए जो है वो इनकैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। उनके साथ जो है वो कोई भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर समय जो है वो अनसाउंड माइंड के ही रहते हैं। देन एन एग्रीमेंट विद अ ड्रंकार्ड। ड्रंकार्ड का मतलब है शराबी व्यक्ति या नशे वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं आपकी, जो नशे में है। तो एन एग्रीमेंट विद अ ड्रंकार्ड, तो शराबी व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव भी जो है वो वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसमें क्या है कि जब उसने शराब के नशे में है तो उस समय पर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, बट जब उसका नशा उतर जाता है तब जो है वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तब वो एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है। देन एन एग्रीमेंट विद अ पर्सनल हिप्नोटाइज, कि बेसुध व्यक्ति, कि उसको हिप्नोटाइज कर लिया है। हिप्नोटाइज शायद से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा बेसुध व्यक्ति के मुकाबले, कि उसमें जो है उसको एक मेंटल स्लीप की कंडीशन में ले लिया जाता है और जैसा चाहे उससे काम करवाया जाता है। तो उसको हिप्नोटाइज कर लिया और हिप्नोटाइज करवा के उसको जो है इस तरह की एक आर्टिफिशियल स्लीप वाली चीज़ में ले जाया जाता है और वहाँ से उससे जैसे चाहे वहाँ से काम करवाया जा सकता है। तो जब तक वो हिप्नोटाइज्ड है, बेसुध है, उसको अपने बारे में नहीं पता चल रहा है और जैसा उससे दूसरा पर्सन करवाना चाह रहा है वैसा वो कर रहा है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि उसके साथ अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट हाँ, जब उसका जो है वो हिप्नोटिज्म खत्म हो जाएगा तब जो है वो उसके साथ जो भी एग्रीमेंट किए जाएंगे वो वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएंगे। देन एन एग्रीमेंट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिके। मेंटल डिके का मतलब है मानसिक कमजोरी, क्षय रोग से ग्रसित। दिस इज ड्यू टू ओल्ड एज। बेसिकली क्या है कि ये जो मेंटल डिके वाली प्रॉब्लम है दैट इज ड्यू टू ओल्ड एज। मानसिक कमजोरी की उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो इंसान की सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो हो सकता है कि बुढ़ापे में आने की वजह से, ज़्यादा वृद्ध होने की वजह से उसको जो है अपने अच्छे बुरे के बारे में समझ नहीं है। तो अगर ऐसी कोई मानसिक कमजोरी है, मानसिक कोई रोग है, तो उस व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव भी जो है वो एक वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में
नहीं आता है। तो इस वाले केस में जो पहला वाला केस है पागल व्यक्ति या पैदाइशी मूर्ख की, इसमें नॉर्मली जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का होता है। तो इनको जो है, इनके साथ अगर आप फर्स्ट और सेकंड के इडियट के साथ और ल्यूनेटिक के साथ अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस पार्टी को प्रूव करना पड़ता है कि ये जो इनके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जब वो एग्रीमेंट किया गया था, तो वो एग्रीमेंट के टाइम पर जो है ये पर्सन जो है वो साउंड माइंड के थे, तो वो उस पार्टी के ऊपर जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। बट इस केस में क्या है कि जो शराबी वाला है या हिप्नोटिज्म वाला है, ये टेम्परेरी बेसिस पर है। ओकेजनली जो है ये पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड के होते हैं। तो जब ओकेजनली अनसाउंड माइंड के हैं तो उस टाइम पे क्या है कि इन थर्ड और फोर्थ इनको जो है वो ड्रंकैड या पर्सन हिप्नोटाइज इनको प्रूव करना पड़ता है कि जिस टाइम पे वो एग्रीमेंट में एंटर हुए थे तब जो है ये अपने सुध-बुध में नहीं थे, अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं थे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इनके ऊपर आ जाता है। तो कहने का मतलब कि जो यूजुअली अनसाउंड माइंड के पर्सन है, तो उसके साथ जो भी पार्टी एग्रीमेंट में एंटर हो रही है उस पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि वो ये प्रूव करे कि ये वाले पर्सन जो हैं, जो यूजुअली अनसाउंड माइंड के हैं, एग्रीमेंट के टाइम पर साउंड माइंड के थे। बट जो यूजुअली ज़्यादातर समय साउंड माइंड के हैं, स्वस्थ मस्तिष्क के हैं, उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि अगर वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करना चाहते, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मना करना चाहते हैं, तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि जिस टाइम पे वो एग्रीमेंट में एंटर हुए थे उस टाइम पे जो है वो उनका जो है वो मेंटल कैपेसिटी जो है वो साउंड माइंड की नहीं थी, यानी कि वो अपने स्वस्थ मस्तिष्क में नहीं थे, अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। तो यही है आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू।